चलिए आइए, आप लोग का स्वागत है जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है। और मैंने आप लोग के लिए बोला था कि मैं दरवाजा सेट कंटिन्यू आपके लिए वीक में 2 डालूंगा, फिर बाद में 3 करूंगा, फिर रेगुलर भी करूंगा। लेकिन मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, मैं डाल नहीं पाया इस तरह से, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण काम ज्यादा हो गए थे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अब वीक में कन्फर्म मैं 2 डालूंगा दरवाजा का सेट प्रैक्टिस। ओके। चलिए, तो ये मेरा तीसरा सेट है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यार, पहला क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासन काल में थे? किसके शासन काल में थे बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में कालिदास थे। कालिदास के साथ और भी कोई रहते थे क्या? रहते थे। कौन कौन थे हमारे? धन्वंतरी थे, और कौन थे? शंकु थे, और कौन थे? वराहमिहिर, वरुचि, ये सब क्या था इनके साथ में? नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न थे जो इनके काल में रहते थे। अच्छा, नवरत्न और किसी काल में रहते थे क्या बताइए? नवरत्न, जी हाँ, और किसी काल में रहते थे। और किसके काल में रहते थे? अकबर के काल में रहते थे नवरत्न। इसमें ऑप्शन में आप देख रहे होंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने भी कुछ उपाधि लिया था। क्या लिया था? कविराज को उपाधि लिया था इसने। ठीक है, कविराज का उपाधि। और क्या लिया था इसने? विक्रमांक का उपाधि। विक्रमांक का उपाधि। ठीक है, और क्या उपाधि लिया था इसने? पृथ्वी व्यामा का। ऐसा करते हैं, शॉर्ट में लिख के चलते हैं। ठीक है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पृथ्वी व्यामा का उपाधि लिया था, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहते थे। ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहते थे। चलिए, इस चंद्रगुप्त प्रथम देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? ये फर्स्ट गुप्त शासक था जिसने सिक्का जारी किया था। किस चीज का सिक्का जारी किया था? सोना का सिक्का। ठीक है, तो सोना का सिक्का जारी किया था। ये फर्स्ट गुप्त शासक जिसने कॉइन जारी किया, कौन था वो? चंद्रगुप्त प्रथम। और किस चीज का सिक्का जारी किया था? ये सोना का सिक्का जारी किया था। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल शासकों ने। और राष्ट्रकूट शासकों ने क्या बनवाया था? ठीक है, राष्ट्रकूट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने क्या बनवाया था? तो एलोरा एवं एलिफेंटा का मंदिर बनवाया था। ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा दोनों ऐसे स्टार्ट किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हड़प्पा काल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? बताइए, हड़प्पा काल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं हुई है, किसकी प्राप्ति नहीं हुई, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, बताइए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा? तांबा। तांबा की प्राप्ति तो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, लोहा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। स्वर्ण का हो चुका था, और चांदी के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन किसका नहीं मिला हमें? लोहे का नहीं मिला है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। ये आपका प्रतिमा के बारे में पूछ रहा है। देखिए, 80 फुट बड़ी प्रतिमा। आप सोच सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन कहां से लाया? अभी एक क्वेश्चन करंट में रह चुका है। अभी तो शिंजो आबे जो थे जापान के पीएम रह चुके थे। ठीक है, उनकी जब मृत्यु हुई थी, तो बिहार के बोध गया में इसी मूर्ति के सामने उनका श्रद्धांजलि दिया गया था। ठीक है, फूल माला चढ़ाए गए थे इसी मूर्ति के सामने। 80 फुट जो ऊंची मूर्ति दिख रहे हैं बुद्ध भगवान की, इसी के सामने। ये जापानी के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद श्रीलंकाई जो हो गए, यहाँ उन्होंने क्या बनवाया था? उन्होंने भी कुछ बनवाया, गया में ही बनवाया है, बौद्ध विहार बनवाया था इन्होंने। ठीक है, तो बौद्ध विहार अगर आपसे पूछे तो वो हमारे कौन होंगे? श्रीलंकाई होंगे। ठीक है, बौद्ध विहार बनवाया था इन्होंने। ठीक है, और जावा के शासक आप एक शैलेंद्रवंशी शासक थे, बालपुत्र देव। ठीक है, उन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए पाल वंश के शासक देवपाल से अनुरोध करके 5 गांव जो है अनुदान में लिया था। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेल युग, चेल नहीं चोल है ये। ठीक है, चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपने ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, ग्रामीण सभा। इसके साथ से कहां से मिलते हैं हमें? तो उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, उत्तर मेरूर का अभिलेख से मिलता है। किसका था उत्तर मेरूर का अभिलेख? तो प्रांतक प्रथम का था। ठीक है, आपका प्रांतक प्रथम का था उत्तर मेरूर का अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसी में चोल युग जो देख रहे हैं ना, इसमें एक नटराज की प्रतिमा है जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, नटराज की प्रतिमा किस चीज की बना हुआ था? तो कांस्य का बना हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो कितनी भुजाएं हैं उनके, बताइए। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं? ये आप लोगों का कमेंट में हमें चाहिए इसका आंसर। जिनका आंसर सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ठीक है, भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, भीम द्वितीय युद्ध लड़ता है, किसके साथ लड़ता है? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के साथ। और कब हराता है इसे, बताइए?
1178 में हराता है, ठीक है। और 1175 में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण रहता है भारत पे, मुल्तान के खिलाफ, ठीक है। 1175 में, 1178 में भीम द्वितीय इसको कहाँ पे हराता है? इसको हराता है अरावली पर्वत के पास में, गुरु शिखर के पास में, ठीक है। अरावली के पर्वत के पास में, गुरु शिखर के पास में इसे हराता है, अरावली के पास। और एग्जैक्टली जो जगह था वो मेरे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन अरावली शिखर के पास में ये हराता है 1178 ईस्वी में अपनी माँ के साथ मिल करके, ठीक है। उसके बाद आइएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नवरोज त्योहार को स्टार्ट किसने, देखिए नौरोज, 9 में 9 लगा हुआ ना, इसका मतलब ये कि 9 दिन का त्योहार है। कितने दिन का? 9 दिन का त्योहार है, ठीक है। और इसको सबसे पहले भारत में किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। कहां से लाया था? भारत से लाया था इसको, ठीक है। बलबन ने स्टार्ट किया था। नवरोज आ तो गया, अब नवरोज को समाप्त कौन करेगा बताइए? नवरोज का समाप्त करता है औरंगजेब। कौन समाप्त करेगा नवरोज को? औरंगजेब इसको समाप्त करेगा, ठीक है। चलिए, बलबन और भी चलाया था, जैसे कि इसने चलाया था आपका सिजदा और पैबोस, ठीक है। सिजदा एंड पैबोस, ठीक है। तो सिजदा और पैबोस किसने चलाया था? बलबन नहीं चलाया था, लेकिन सिजदा पैबोस को समाप्त किसने किया था? शाहजहां ने समाप्त किया था। इसे समाप्त कौन करेगा? शाहजहां, ठीक है। इसको शाहजहां समाप्त करेगा, ठीक है। और शाहजहां इसकी जगह पर क्या लेके आता है? चहारे तस्लीम, चहारे तस्लीम, ठीक है। जो आपका दुर्गा मेंस का क्वेश्चन भी आ चुका है, ये चहार तस्लीम, ठीक है। चहार तस्लीम लेकर के शाहजहां इसकी जगह पे आता है, ओके। चलिए, फिरोज तुगलक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिरोज तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने नहरों का जाल बिछाया था, ठीक है। नहरों का जाल भी बिछाया था। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला भी प्रथम शासक यही है। बाद में डलहौजी जी भी आएंगे, वो भी करेंगे लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लेकिन पहले कौन करता है? फिरोज तुगलक करता है, ठीक है। और लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि फर्स्ट टाइम किसने दिल्ली में, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने कि नहर का निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक हो। कौन होगा? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि आपका तुगलक वंश का संस्थापक है। लेकिन नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ओके। चलिए, सॉरी, नहरों का जाल फिरोज तुगलक ने, जो भी बताया मैंने। उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये वित्त विभाग से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं हमारे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अस्थायी सेना यही रखते हैं जो, और उन्हें नगद वेतन भी देते हैं अस्थायी सेना को। तो नगद वेतन देने में इनको समस्या होने लगा, ठीक है। नगद वेतन जब देने लगे तो हुआ ये कि इनके पास पैसे की कमी होने लगेगी, नगद की। तो इन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। भू राजस्व कर बढ़ा दिया, 50% तक कर दिया, ठीक है। भू राजस्व को कितना बढ़ा दिया? 50% तक लेके चले गए। और एक्स्ट्रा कुछ कर भी लगा दिया, ठीक है। जैसे चराई कर लगा दिया, पशु जो जिस भूमि पर चरते थे तो उन पे चराई कर लगा दिया। और क्या लगाया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने एक जो घर बनाते हैं उसके लिए भी एक टैक्स का नाम रखा था, चराई कर। और एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो एक और जो घर बनाते हैं ना, घर आवास जो रहते हैं, उसमें भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था, ठीक है। तो ये किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, ठीक है। और इसके बाद भी जब सैनिकों को जो वेतन दे रहे थे, उसे अपना वो राशन सामग्री जो है, दिनचर्या का जीवन व्यतीत करने का जो भी सामान चाहिए, वो सारे सामान नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है, उतने पैसे में। तो इन्होंने क्या किया कि डीलरशिप सिस्टम को लेकर के आया, ठीक है। मंडी तैयार किया, बाजार, इस मंडी में कोई भी सामान इतने रुपए से अधिक में नहीं बेचा जाएगा। किसने शुरू किया था? इन्होंने तो शुरू किया था, ठीक है। और इन्होंने ये आदेश दिया कि कोई भी अगर वजन कम तौल करके देता है तो जितना कम तौलेगा उसके शरीर से उतना मांस का टुकड़ा काट के निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी साहब का रोल था। चलिए, इल्तुतमिश हो गए, पता है आपको, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा करवाया था। और स्टार्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद फिरोज तुगलक ने भी इस पर काम करवाया आकर के, जब मीनार का ऊपरा छज्जा जो है गिर जाता है, किसके कारण? बिजली जब गिरता है उसके कारण, ठीक है। इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली काजी किसने नियुक्त किया था बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी से नियुक्त किया था, ठीक है। और इबन बतूता कहाँ का निवासी था ये बताइए? ये कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी है। मोरक्को कौन से कॉन्टिनेंट में आ गया? हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ गया, ठीक है। और इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? रेहला नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। और भारत में कब आया था ये? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। और ये भारत से इसे चीन भेजता है अपना दूत बना करके, मोहम्मद बिन तुगलक। कब भेजता है? 1342 ईस्वी में। 1342 ईस्वी में। और जब दूत बनाकर चीन भेजता है तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद ये इबन बतूता साहब वापस नहीं आते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या साम्य था दोनों के दर्शन में? देखिए, अहिंसा का, व्रत का पालन नहीं, ये तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि व्रत तो पालन करती थी वो। निवारण के लिए तपस्या, ये भी नहीं था, ठीक है। संसार दुखपूर्ण है, हाँ, मीराबाई भी जो थे अपने जब पति के मरने के कारण बहुत दुखी हो गई, ठीक है, और फिर वो कृष्ण को अपने एक प्रेमी के रूप में, अपने आराध्य के रूप में उसका पूजा करना शुरू कर दी थी, कृष्ण भगवान का, ठीक है। तो संसार दुखपूर्ण है, ये बुद्ध का भी कहना था और मीराबाई का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? तो रामानंद किए थे, ठीक है। और रामानंद ही वो थे जो कि हमारे धर्म को, ठीक है, हमारे धर्म को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो 12 अलवार संतों ने, 63 नैनार संतों ने मिलकर स्टार्ट की थी, ठीक है। चलिए, और रामानंद के शिष्य कौन थे? यहाँ पे कबीर जो थे रामानंद के शिष्य। ऐसे तो 12 और भी शिष्य थे, नाम बताएंगे उनका हम। यहाँ पे सीक्वेंस देखिए, रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। और कबीर के शिष्य कौन थे? दादू। और दादू के शिष्य कौन थे? सुंदर दास। कौन थे? सुंदर दास, ठीक है, ये दादू के शिष्य थे। चलिए, इनके और भी शिष्य थे, जैसे धन्ना था जो कि एक जाट था, ठीक है। कबीर क्या थे? जुलाहा थे, ठीक है। सिन्हा क्या था? नाई था, ठीक है। तो पीपा क्या था? राजपूत था। इसी तरह से इनके दो महिलाएं भी थी जो शिष्य थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? उसका नाम सुरसी था एक का नाम क्या था? पदाती। सुरसी और पदाती, इनकी दो महिलाएं थी जो कि शिष्य थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर ने दिन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ठीक है, अकबर ने दिल इलाही को किस वर्ष में प्रारंभ किया था? क्वेश्चन ये है। तो 1582 ईस्वी में दिन इलाही को स्टार्ट किया था। लेकिन इलाही संवत आपसे पूछता तो कब हो जाता? हमारा 1583 हो जाता, ठीक है। इलाही संवत 1583 हो जाता, ठीक है। चलिए, ऐसे अकबर से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट है। हम चाहेंगे कि अकबर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको आप एक जगह देख लीजिए, ठीक है। चलिए, एक जगह हम लोग देखते हैं अकबर से रिलेटेड सारे पॉइंट को। तो अकबर से रिलेटेड 1600 पहले आते हैं हम लोग 62 ईस्वी में, ठीक है। 1662 ईस्वी में क्या हुआ था कि हरम दल और इसे दास प्रथा किसने अंत किया था? हरम दल से मुक्ति मिल गई अकबर को, और दास प्रथा से को अंत किया था किसने? अकबर ने 1662 में। उसके बाद 1663 ईस्वी में आइएगा, ठीक है, 1663 ईस्वी में। तो 1663 ईस्वी में क्या किया गया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था 1663 में। उसके बाद बात कीजिएगा अब 1664 ईस्वी में, ठीक है। तो 1664 ईस्वी में जजिया को समाप्त किया गया था। कब क्या किया गया? जजिया को समाप्त किया गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपको 1671 ईस्वी में, जहां फतेहपुर सीकरी की स्थापना की जाती है और राजधानी ट्रांसफर करके ले जाया जाता है। कहां पे? राजधानी ट्रांसफर करके ले जाया जाएगा हमारा, कहां बताइए? फतेहपुर सीकरी। आगरा से फतेहपुर सीकरी ले जाया जाएगा। उसके बाद आप आइएगा 1675 ईस्वी में, ठीक है। तो 1675 ईस्वी में क्या किया जाता है? इबादत खाने का स्थापना करते हैं, ठीक है। और सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाने में एंट्री कब दिया जाता है? 1678 ईस्वी में, ठीक है, 1678 ईस्वी में। और 1678 में तो सब धर्म एंट्री दे दिए, ठीक है। और 1679 ईस्वी में, ठीक है, 79 में मजहर की घोषणा की करते हैं अकबर, ठीक है। तो अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब की जाती है? 1679 ईस्वी में। चलिए, उसके बाद हम लोग ये डाटा देख चुके हैं ये सब। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? बताइए। पामस्टन साहब थे ब्रिटेन के पीएम थे 1857 क्रांति के समय, ठीक है। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पामस्टन साहब थे 1857 के क्रांति में। चलिए, और चर्चिल कब थे? ये चर्चिल प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कब से कब तक रहे थे? अगर ये आपको कार्यकाल याद रहेगा ना, तो उस कार्यकाल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ऐतिहासिक, आप सारा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चर्चिल है ना, तो चर्चा में रहे थे। कब चर्चा में रहे थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर, ठीक है। तो 1940 से लेकर के कब तक रहेंगे? 1945 तक, ठीक है। और आपके ये क्लीमेंट एटली थे, वो कब तक से कब तक रहे थे? 1945 से स्टार्ट होगा इनका कार्यकाल, ठीक है। इनका कार्यकाल 1945 से स्टार्ट होगा और 1950 तक जाएगा। इसका मतलब भारत की आजादी के समय कौन थे? क्लीमेंट एटली ही थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या? हमको ये बताइए कि दादा भाई नौरोजी जो थे, ठीक है, वो किस टीम से मतलब किस दल से वो जीते थे चुनाव, ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस दल से चुनाव जीते थे? बता सकते हैं आप? बताइए। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपसे पूछा है।
दादा भाई नौरोजी के बारे में सोचे, बताइए। तब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ इधर। हाँ, कुछ आंसर आए हैं, सही है, ठीक है। किस दल से थे वो? लिबरल पार्टी से थे वो, ठीक है। और पामर्सन भी किस पार्टी से थे? लिबरल से ही थे, ठीक है। और चर्चिल भी किससे थे? लिबरल से ही थे। और क्लेमेंट एटली जो थे वो थे लेबर पार्टी से, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी कहां से चुनाव जीते थे? फिंसबरी से जीते थे, ठीक है। लेकिन आपसे चुनाव जीते थे, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव लड़े थे, तो दादा भाई नौरोजी नहीं बताएंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो प्रथम बार चुनाव लड़े थे, लेकिन जीते कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, ठीक है। तो तृतीय किसके साथ समाप्त हुआ था, बताइए। तृतीय हुआ था किसके साथ? रावलपिंडी के संधि के साथ। फर्स्ट कौन हुआ था? ये फर्स्ट अफगान युद्ध जो हुआ था वो हुआ था समाप्त त्रिपक्षीय संधि के साथ, ठीक है। और आपका तृतीय किसके साथ हुआ? रावलपिंडी के। और आपका जो सेकंड हो गया वो गंडमक के संधि के साथ समाप्त हुआ था। और यहाँ पे कि यान डब्बू की संधि भी आप देख रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि यान डब्बू की संधि किसके बीच में हुआ था, ठीक है। यान डब्बू की संधि हुआ था हमारे अंग्रेज और बर्मा के बीच में। तो कौन सा युद्ध है हमारा? आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। तो कब से कब तक चला था आंग्ल बर्मा युद्ध? 1800 कितना 24 से लेकर के 26 तक ये आंग्ल बर्मा युद्ध चला था, ठीक है। जब ये संधि हो रहा था उसमें हमारे भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे हमारे, ठीक है, बताइए। एम हर्स्ट थे। कौन थे? एम हर्स्ट, ठीक है। एम हर्स्ट साहब थे। एक और इसमें अगर 10 साल माइनस कर लीजिएगा आप तो मिल जाएगा हमको 1814 से 1816। ये जो डाटा देख रहे हैं ना, ये आंग्ल नेपाल युद्ध था, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध या आंग्ल गोरखा युद्ध भी बोलते हैं। अब किस संधि के साथ समाप्त होगा? ये सुगौली की संधि से समाप्त होगा, ठीक है। और इस समय कौन रहेगा हमारे, आपके बताइए, ये वायसराय कौन रहेंगे इस समय? 1814 से 16 के समय सुगौली की संधि के समय जो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय हुआ था, उस समय कौन होंगे हमारे वायसराय सुगौली के संधि? कौन होंगे? हेस्टिंग साहब होंगे, ठीक है। हेस्टिंग साहब होंगे। चलिए ये सारा संधि देख लिया हम लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन यथावत समझौते के पक्षधर था? यथावत समझौते का पक्षधर कौन था? हैदराबाद था, ठीक है। हैदराबाद था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के थ्रू मिलाया गया था। और कौन सा ऑपरेशन किया गया था इसके लिए चलाया गया था? पोलो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। चलिए जूनागढ़, जूनागढ़ को किससे मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह से। तो जन इसमें जन लगा हुआ है ना, तो जन है तो जनमत संग्रह से मिलाया गया था, ठीक है। चलिए और जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के लिए कारावास का सजा दिया गया था, ठीक है। तो किसे दिया गया था 7 वर्ष का कारावास का सजा? तो राशिद अली को दिया गया था, ठीक है। इसमें अब आप शहनवाज साहब देख रहे हैं, ठीक है। और गुरुदत्त सिंह ढिल्लो भी आएंगे, ठीक है। तो इन सबको मिला था, मौत की सजा मिला था, जो कि बाद में माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। और नासफ अली को भी मिला था। और इन लोगों पे मुकदमा चलाया जाता है। आजाद हिंद फौज के सब क्या थे? सैनिक थे। कहाँ चलाया जाता है मुकदमा? लाल किले पर चलाया जाता है, ठीक है। लाल किले पर जो मुकदमा चलाया जाता है, तब भारत के कुछ वकील होते हैं जो उनको डिफेंस करते हैं। तो किसके नेतृत्व में ये वकील जो डिफेंस कर रहे थे? तो बताइए किसके नेतृत्व में? तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में। और कौन कौन इनके साथ थे? तेज बहादुर सप्रू थे, काटजू थे, और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब वकील इनके साथ में थे। और नासफ अली भी थे, ठीक है। ये सब वकील इनके साथ में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। अब अंतरिम कैबिनेट की बात आई तो ये बोला कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक है। 24 मार्च 1946 को आया था। और कहाँ आया था ये कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट हमारा कहाँ है बताइए? कैबिनेट कहाँ है हमारा? दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में आएगा ये, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। याद करने के लिए दिल्ली में आएगा। अच्छा ये तो दिल्ली हो गया। एक और फेमस क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 को। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद क्या था? कैबिनेट मिशन जब अंतरिम कैबिनेट गठन किया गया था तो इनको खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था, ठीक है। खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था इनको। चलिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या दिया गया था? तो सूचना और गृह विभाग दिया गया था। बाद में भी रहता है इनका। और आजादी के बाद पहला जो मंत्रिमंडल गठित होता है उसमें भी इनका यही रहता है। और राजेंद्र प्रसाद का भी सेम रहता है। सी राजगोपालाचारी हैं, ये आपके पहले अंतरिम कैबिनेट में क्या थे? शिक्षा मंत्री थे आपके, ठीक है।
और लेकिन आजाद भारत के जब पहली कैबिनेट का गठन होगा, ठीक है, तो कौन रहेंगे हमारे, बताइए, अब्दुल कलाम आजाद रहेंगे। कौन रहेंगे, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है, द फर्स्ट टाइम कब भाग लिया था, 1901 ईस्वी में। अध्यक्षता किसने की थी 1901 ईस्वी में, तो दिनसा इदुल्ची वाचा ने, किसने, दिनसा इदुल्ची वाचा। और कहां पे हुआ था ये बैठक, कोलकाता में हुआ था ये बैठक, ठीक है। चलिए 1901 का क्लियर हो जाएगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे आपके अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद आप आइएगा 1916 ईस्वी में। 1916 में कहां पे होता है, लखनऊ में होगा आपका। ये बनारस में हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है, बनारस में हुआ था। और 1916 में कहा हुआ था हमारा, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन करेंगे, अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्षता करेंगे इसके, ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार। और इसमें दो चीज महत्वपूर्ण रूप से होता है, ठीक है, एक तो गरम दल, ठीक है, गरम दल और प्लस कांग्रेस, ठीक है, प्लस कांग्रेस को मिला दिया जाता है, दोनों में समझौता होता है। तो कौन करवाते हैं यहाँ पे, एक तो बीजी तिलक रहते हैं, ठीक है, तिलक जी रहते हैं, और कौन रहते हैं इनके साथ, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। ये तो गरम दल और आपका नरम दल में समझौता हो गया। लेकिन यही बोलेगा कि मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, इन दोनों का किसने करवाया था समझौता, तो बीजी तिलक करवाए थे। और उनके साथ कौन थे हमारे, बताइए, उनके साथ थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिन्ना थे उनके साथ। चलिए उसके बाद क्या हमारा 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में कौन अध्यक्षता की थी, बताइए, एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष बनेगी कांग्रेस की, ठीक है, 1917 ईस्वी में। अध्यक्षता कहाँ हुआ था ये 1917 ईस्वी का, कहाँ हुआ था बताइए, कोलकाता में। चलिए उसके बाद कोलकाता में हो गया। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी थी, 1925 ईस्वी में बनी थी। और कौन थी वो, सरोजनी नायडू, ठीक है। कहाँ हुआ था ये, कानपुर में, कानपुर में, ठीक है। उसके ऊपर भी चले जाइए तो 1924 मिलेगा आपको। 1924 में कौन अध्यक्षता करते हैं, महात्मा गांधी। कहाँ करते हैं, बेलगांव में, पहली बार अध्यक्षता करते हैं और लास्ट टाइम भी रहता है उनका, ठीक है। तो बेलगांव में करेंगे, कौन करेंगे हमारे, गांधी जी, गांधी जी। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का मतभेद जहांगीर से शिकार को लेकर हो गया था। तो किससे हुआ था, गुरु हरगोविंद साहब से हो गया था मतभेद इनका, ठीक है। गुरु हरगोविंद साहब ही वो व्यक्ति थे जो सिखों को सैनिक रूप में ढाला, ठीक है। उन्होंने अमृतसर के किलेबंदी करवाया, ठीक है, और बोला कि दोनों साइड कमर अपने दो तलवार खोस करके हम बैठेंगे सिंहासन पे। और राज जो उनका सभा हो गया, ठीक है, तो उसमें नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने किया था, ठीक है, इसने गुरु हरगोविंद साहब ने। चलिए उसके बाद देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह दिए हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब जन्म हुआ इनका, 1666 ईस्वी में। अब मृत्यु कब होता है इनका, 1708 ईस्वी में होता है। मृत्यु कहाँ होता है, नांदेड़ में होता है, ठीक है, नांदेड़ में मृत्यु होगा इनका। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका आत्मकथा जो इसका नाम क्या है, आत्मकथा का विचित्र नाटक, ठीक है। इनका आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा जो था उसका नाम है विचित्र नाटक, ठीक है, विचित्र नाटक, ठीक है। चलिए और गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये खालसा दल के स्थापना किए थे। खालसा दल, अगर अगर आपसे यही पूछ दे कि दल खालसा की स्थापना किसने की थी, तो कर्पूरी सिंह ने। लेकिन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद साहब ने किया था, ठीक है। और गुरु गोविंद साहब के पिता का नाम क्या था, तेग बहादुर, ठीक है। और आपका इनके माता का नाम क्या था, बताइए, माता का नाम क्या था, गुजरी देवी, गुजरी देवी इनके माता का नाम था, ठीक है। और गुरु गोविंद साहब का एक और पुस्तक है जफरनामा, ठीक है, एक पुस्तक इनका है जफरनामा। जफरनामा जो है इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। चलिए उसके बाद गुरु अर्जुन देव देख रहे हैं। गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, किसने मरवाया था, गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था बताइए, जहांगीर ने मरवा दिया था इनको, जहांगीर ने, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने बनवा दिया था गुरु तेग बहादुर को। चलिए क्लियर है इतना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान नामक दस्तावेज क्या है, निशान नामक दस्तावेज अंग्रेजों को किसने दिया था। निशान बोला था, निशान मतलब गाल पे ऐसा थप्पड़ मारा ना कि निशान पड़ गए उसके, गाल से क्या रखना है, बंगाल, ठीक है, ऐसा थप्पड़ मारा निशान पड़ गया था, सूज गया था गाल,
ठीक है। तो कौन दिया था? शाह शुजा। और शाह शुजा कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था, बंगाल का था। गाल सुझा दिया था, ठीक है। गाल से हो जाएगा बंगाल, आपको याद रहेगा। सुझा दिया था तो शाह शुजा, सुझा क्या हो, निशान पड़ गया था, तो निशान नामक दस्तावेज किसने अंग्रेज को दिया? तो शाह शुजा ने दिया था, ठीक है। ये गोलकुंडा के सुल्तान भी कुछ दिए थे, सुनहला फरमान जिसको बोलते हैं, ठीक है, सुनहला फरमान, ठीक है। तो सुनहला फरमान किसने जारी किया था? ये गोलकुंडा के सुल्तान ने। इसके अंतर्गत यही था कि आप एक बार इतना पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद अपने बंदरगाह पर छूट करके आप व्यापार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुनहला फरमान इन्होंने जारी किया था गोलकुंडा के सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच सुगौली की संधि किस समय हुआ था? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, किसके कब हुआ था? 1814 से 16 के टाइम पे युद्ध चला था, 16 में संधि होगा, ठीक है। और किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर क्या था? यान डब्बू की संधि हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था इन डब्बू की संधि? बस इसमें 10 साल ऐड करना है आपको, इसमें 10 ईयर प्लस कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? 1824 से 1826। तो 1824 से 26 के बीच में कौन सा संधि हुआ था? यान डब्बू के बीच संधि होगा, ये 1826 में। और युद्ध चला था 1824 से 26, आंग्ल बर्मा युद्ध है। किसके टाइम पर चला था? लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर चला था। चलिए, लॉर्ड कैनिंग इसमें दिख रहे हैं आपको। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उसके बाद आपको लॉर्ड मिंटो प्रथम दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के सहयोग, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसी के टाइम पर आपका राजा रंजीत सिंह एवं जयसिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य भारत के मानक समय रेखा पर स्थित है? ठीक है, तो कौन कौन सा स्थित है आपको ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक देते हैं जो सीरीज में आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक है राज्य का स्थिति, आपको याद रखना है ऐसे, UMCOA, ठीक है। ये आपका नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। यू से क्या हो गया? यूपी हमारा, सब पहले क्या हो गया हमारा? यूपी। यूपी के नीचे कौन सा आएगा? एम है ना, तो एम से क्या हो गया? MP, ठीक है। सी से क्या होगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद O A है, O से क्या होगा हमारा? उड़ीसा। ए से क्या होगा हमारा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उसके बाद ओडिशा आ गया, और उसके बाद क्या आ गया हमारा? आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ गया हमारा। इस तरह से ये राज्य हमारे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो राज्य हो गए जो भारत के मानक समय पर स्थित है। हमारा मानक समय रेखा कितने से गुजरता है बताइए? 82.5 डिग्री। क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या लगाए इसमें? हम ईस्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें कौन सा राज्य नहीं होगा? जवाब देख लीजिए, क्या क्वेश्चन था? मानक समय पर कौन सा राज्य स्थित है पूछा है इन्होंने, ठीक है, सही पूछा है, क्योंकि झारखंड भी तो नहीं है, तेलंगाना भी नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, उड़ीसा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पुदुचेरी जिला यनम के किस राज्य में स्थित है? तो पुदुचेरी के बारे में पूछा आपसे, ठीक है। तो पुदुचेरी कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में है, ठीक है। और अच्छा, पुदुचेरी का कौन सा जिला पूछा? यनम जिला के बारे में पूछा है, सॉरी, यनम जिला के बारे में, ठीक है। तो यनम के बारे में पूछा है तो आपका ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन पूछता कि कराईकल और पुदुचेरी, सिर्फ एक जिला का भी नाम है पुदुचेरी, कराईकल और पुदुचेरी जिला किसमें है? तो तमिलनाडु में होगा वो, ठीक है। कराईकल और पुदुचेरी जिला का ही नाम है, ठीक है। और केरल में कौन सा है? माहे है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला माहे है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह। देखिए, आप लोग, कुछ लोग कच्छ सोच रहे होंगे, कच्छ पहले था, लद्दाख जब बन गया उसके बाद सबसे बड़ा जिला हमारा कौन हो गया? लेह हो गया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताइए? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। और जबलपुर में क्या है? उष्णकटिबंधीय, क्या है? उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान है हमारा, ठीक है। चलिए, पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? भारत में कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। अन्नपूर्णा कहाँ है? ये नेपाल में है, ये तो नेपाल में चला गया। मकालू कहाँ चला गया? ये भी नेपाल में चला गया। एवरेस्ट कहाँ जाएगा? ये भी नेपाल में चला जाएगा। नामचा बरवा ये कहाँ चला गया? तिब्बत में या चीन में कहिए, ठीक है, तिब्बत या चीन, ये भी चला गया। अब बचा कामेट। कामेट है कहाँ? उत्तराखंड। ये हो गया भारत में, कामेट कहाँ है हमारा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जापान के योकोहामा शहर में 1994 में जो संधि सम्मेलन हुआ था यूएनओ का, वो किस लिए हुआ था, ठीक है। तो किस लिए हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन था क्या? नहीं, पृथ्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। वैश्विक ताप वृद्धि से रिलेटेड नहीं था, इस किससे था हमारा? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से संबंधित था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नूनामाती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो नूनामाती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ है तेल शोधक कारखाना? तो मुंबई में है, ठीक है।
और केरल में कहाँ है तो कोची में है। अब बिहार में कहाँ है तो बरौनी में है, एकलौता है बिहार का, बरौनी में। और कौन सा है IOCL है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात आप लोग से बोलना था, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वॉच आवर भी अच्छा जा रहा है, व्यू भी बढ़िया जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शायद ध्यान नहीं देते हैं, लोग वीडियो देखे और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो और डालने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा, वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ था? जनसंख्या घनत्व पूछा आपसे, न्यूनतम कहाँ था तो अरुणाचल प्रदेश का था, ठीक है, न्यूनतम। और अगर ऋणात्मक पूछा, ऋणात्मक कहाँ था, निगेटिव कहाँ था तो नागालैंड में था ऋणात्मक, ठीक है। और सबसे अधिक कहाँ था तो बीबी के याद रखेगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए। ये क्या हो गया हमारा बिहार, ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और कैसे क्या हो गया हमारा केरल, ठीक है, कैसे क्या हो गया हमारा केरल। यहाँ होगा जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, बिहार में अधिक है, उसके बाद कहाँ हो गया हमारा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे संबंधित था? तिलहन से संबंधित था, ठीक है। तो और भी क्रांति है, जैसे कि आपका आता है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित था तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित था। और किससे था तो प्याज से संबंधित था, प्याज एंड झींगा मछली से संबंधित था आपका, ठीक है, झींगा मछली से संबंधित था आपका गुलाबी क्रांति, ठीक है। उसके बाद कृष्ण क्रांति आता है, जो किससे था तो पेट्रोलियम उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था वो हमारा कृष्ण क्रांति, क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है ये बताना है आपको, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है हमारा केरल में है, तो केरल में सबसे कम है तो अधिक भी कहीं होगा, अधिक कहाँ है एमपी में है, कहाँ है अधिक एमपी में, एमपी में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है बताइए, व्यापार का कहाँ है जिनेवा में, व्यापार का भी जिनेवा में है और WHO का भी जिनेवा में है, ठीक है। और क्या है दूरसंचार का भी कहाँ है जिनेवा में ही है हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं वाशिंगटन डीसी, इसी में क्या है हमारा वर्ल्ड बैंक का भी है और IMF का भी है, कहाँ है हमारा वाशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का किसमें है हमारा, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है, यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, यूनिसेफ का, ओके। उसका बाद वीना हो गया, वीना में क्या है तो परमाणु ऊर्जा से लेकर जो भी आयोग आपके हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं, उस सारे के सारे आपका वीना में स्थित है, ठीक है। और ओपेक का भी मुख्यालय कहाँ है हमारा वीना में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ऐसे ऑप्शन के हिसाब से CFC जाइएगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है हमारा तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था, ध्यान रखिएगा, कम करना वर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि उससे खत्म भी नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, लेकिन कम करना था। लोग कहीं कहीं ये भी बोल के निकल जाते हैं कि आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था, नहीं क्या संबंधित था, खत्म करना था उसको ग्रीन हाउस गैसेस को, या फिर कम करना था या वृद्धि करना था, किससे संबंधित था वो तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था, इसमें गौर कीजिएगा, ठीक है। चलिए और ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या आएगा आपका CFC आता है आपका, ठीक है। और क्या आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा आपका, ओजोन आएगा आपका, ठीक है, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है, जलवाष्प भी है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मेघालय की गारो पहाड़ियां किसके लिए फेमस है, किस चीज के लिए है वो संतरा के लिए फेमस है। चलिए अब गारो के पहाड़ियों के बात चला, अब मेघालय का, तो मेघालय के पठार की हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेघालय के पठार जो हो गए 3 पठार थे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये था हमारा गारो, ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा गारो, ठीक है। और ये हो गया बीच वाला खांसी था हमारा, खांसी था ये, ठीक है। और लास्ट वाला कौन था हमारा जयंतिया, लास्ट वाला जयंतिया था। एक गारो खांसी जयंतिया जो हो गया, तो गारो पहाड़ी पे नोकरेक चोटी है, कौन सी चोटी है नोकरेक, ठीक है, नोकरेक चोटी है ये। और ये नोकरेक चोटी जो है ना ये गारो की सबसे ऊंची चोटी है, और नोकरेक गारो की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक ही है, ठीक है। और जब खांसी पहाड़ी जो बीच वाला देख रहे हैं तो खांसी पहाड़ी पे ही आपका क्या है जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है, मानसी राम यहीं पे है आपका, ठीक है। और क्या है चेरापूंजी भी यहीं पे है, चेरापूंजी भी यहीं पे है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे तो शिलांग की राजधानी, सॉरी मेघालय की राजधानी शिलांग भी आपका खासी पहाड़ी पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा था, पश्चिमी बिंदु हमारे कितने पे लाइज करता है, कितने देशांतर पर है 68.7 पे है, ठीक है। तो 68.7 पे कौन सा है हमारा तो गुजरात का गुहार माथा, कौन सा हो गया हमारा गुजरात का
सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो क्या है हमारा गुजरात का गुहार माथा। पश्चिमी बिंदु पूछा ना, हाँ ठीक है, पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार माथा, इसके साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इंदिरा कौल हो गया, ये तो सबसे हमारा उत्तरतम बिंदु हो गया, नॉर्थ साइड में हो गया ये इंदिरा कौल। ठीक है, किबुथु हो गया, ये तो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु हो गया हमारा। और यहाँ तो पश्चिम पूछा है ना, सबसे पूर्वी हो गया किबिथु। और किबिथु कहाँ स्थित है हमारा? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के औंजा जिला में स्थित है। ठीक है, और कितने पे लाइज करता है? 97.25 डिग्री ये आपका ईस्ट पे लाइज करता है। ठीक है, उसका पार्सन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो पार्सन पॉइंट जो हो गया, इसी को पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंदिरा कॉल यहाँ हो गया ना, इंदिरा पॉइंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कितने पे लाइज करता है? 6.4 डिग्री हमारा ईस्ट पे लाइज करता है। कहाँ है हमारा? ग्रेट निकोबार पे स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, ग्रेट निकोबार। उसी पे है हमारा पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु में स्थित है। अब भारत के मुख्य भूभाग के सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के मुख्य भूभाग के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब कन्याकुमारी बोलेंगे। अगर मुख्य विभाग मेंशन नहीं करता है क्वेश्चन में, तो हम आंसर करेंगे पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, जो कि 6.4 डिग्री नॉर्थ पे, सॉरी ईस्ट पे लाइज करता है ग्रेट निकोबार पे। ठीक है, और इंदिरा जो आप कन्याकुमारी देख रहे हैं कितना पे लाइज करता है? 8.4 डिग्री पे लाइज करता है। ठीक है, 8.4 डिग्री ईस्ट पे लाइज करता है अप्रोक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें देखना है, जो हमें पश्चिमी बिंदु पूछा था, हमारे ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है? गुहार माथा है। ठीक है, गुहार माथा। और गुहार माथा है, कहीं पे आपको मोती भी लिखा हुआ मिलेगा, गुहार माथा या गुहार मोती। कहाँ है ये? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, कच्छ जिला में। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो औंजा जिला हो जाएगा, जहां पे किबिथु लाइज करता है। औंजा जिला अरुणाचल प्रदेश का। सबसे पूर्वी राज्य भी कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा? कच्छ। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? गुहार माथा। कितने पे लाइज करता है? 68.7 डिग्री ईस्ट पे लाइज करता है। उसी तरह से सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया हमारा? ठीक है, तो हो गया हमारा इंदिरा कौल। और कितने पे लाइज करता है ये नॉर्थ में? जो इंदिरा कौल है हमारा 37.6 डिग्री। ठीक है, और ये कितने वाला? 37.6 डिग्री ईस्ट पे लाइज करता है। ठीक है, चलिए सॉरी, इसमें नॉर्थ लगेगा, ईस्ट नहीं, नॉर्थ पे लाइज करता है। और नॉर्थ पे, और मैंने थोड़ा सा गलत किया है, जैसे कि आपका पार्सन पॉइंट था 6.4 डिग्री ही होगा, लेकिन ये हमारा क्या है? लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड है तो क्या साथ इसके साथ लगाएंगे? नॉर्थ लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, 8.4 डिग्री जो आप देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है? लैटिट्यूड है, इसके साथ हम नॉर्थ लगाएंगे। ठीक है, इसलिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, बहुत सारे जल विद्युत संयंत्र है जो हम परियोजना के रूप में देख सकते हैं, देखेंगे बाद में उसको हम लोग। नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। इसका और भी एक खासियत है, क्या खासियत है? कि विश्व की सबसे ऊंची जगह पर स्थित ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, विश्व का, इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम? नागार्जुन सागर श्री सैलम। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया नागार्जुन सागर श्री सैलम। लेकिन सबसे छोटा पूछे तो क्या बोलेंगे? बोर। क्या? बोर। सबसे छोटा कौन सा है हमारा? बोर है। ठीक है, अब बोर कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर हो गया, जो कि महाराष्ट्र में है। जस्ट बिहार में आपका कौन सा है? वाल्मीकि है। एक और अभी कौन सा बनने जा रहा है? कहाँ? कैमूर में बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाय मुडी है। अनाय मुडी किस पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है? अन्नामलाई। एक्चुअली में यहाँ पे 3 पहाड़ी है, जो कि यहाँ पे आप सीरीज में, ये हो गया नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे में जब आइएगा तो इस तरह से 3 पहाड़ी है। ठीक है, और एक ये ऐसे है। तो ये जो हो गया अन्नामलाई हो गया आपका ऊपर में सबसे, अन्नामलाई। और ये क्या हो गया हमारा? एक कार्डमम पहाड़ी है, या इलायची पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी भी इसे बोलते हैं। और ये पहाड़ी जो है ये पालनी है, पालनी। ठीक है, अब पालनी पहाड़ी पूरी तरह से कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ये दोनों पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, अन्नामलाई और कार्डमम जो देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा अन्नामलाई। ठीक है, ये कार्डमम हो गया। तो ये जो दोनों है, ये
केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर स्थित है। किसके बाउंड्री पर? केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पर स्थित है। इस तरह से इधर से केरल है, इस तरह से इधर से तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए। और अन्ना, जो आप नीलगिरी देखे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होगी डोडा बेटा। ठीक है, और डोडा बेटा जो हो गया सबसे ऊंची चोटी हो गया। और यहाँ पे एक जनजाति रहती है, ठीक है, उसका नाम क्या है? टोडा जनजाति, जो भैंस पालन के काम करती है। और डोडा बेटा जो हो गया ना, पूरे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अपलस दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो कलसुबाई देख रहे हैं आप, कलसुबाई किसकी ऊंची चोटी है? आप बताइए। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। कुद्रेमुख है। ठीक है, सह्याद्री कहां से कहां तक विस्तार है? तो सह्याद्री का विस्तार आपका कहां है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और गोवा में है। ये तीन जगह पे, जो पश्चिमी घाट ऊपर से हो गया हमारा पश्चिमी घाट इतना, ठीक है, ये महाराष्ट्र में, ये हो गया कर्नाटक में, गोवा में हो गया, तीन जगह पे सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, इसका। और सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया इसका? सह्याद्री का कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री कहेंगे तो कलसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे तो कुद्रेमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे महेंद्रगिरी आप एक देख रहे हैं, तो महेंद्रगिरी पूरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर विकिपीडिया जाइएगा तब तो पूरी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है झिंडा गड़ा है। कौन सा? झिंडा गड़ा। ठीक है, और कहां है हमारा वो? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहां स्थित है? कलोल कहां है बताइए? महाराष्ट्र में है, सॉरी गुजरात में है कलोल हमारा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन पाचन प्रथमतः कहां से स्टार्ट होता है हमारा? प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है बताइए? फर्स्ट टाइम आमाशय से स्टार्ट होता है, स्टमक से, स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया? जठर जठर रस में आपका क्या होता है? दो एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन से तोड़ता है। एक और क्या होता है? रेनिन, जो कि दूध में घुले हुए कैल्सिनो क्या होता है हमारा? कैल्सिनोजेन प्रोटीन जो होता है, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में ब्रेक करता है। तो पकाशय में आइएगा, यहाँ से आपका वसा का पाचन फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है पकाशय से। मुख से किसका पाचन स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट टाइम पाचन स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना पूछेगा तो रानीगंज, ठीक है, जो कि कहाँ है हमारा? पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा? झरिया, कहाँ है हमारा? झारखंड में स्थित है। ठीक है, बोकारो भी कहाँ? झारखंड में है। कोरबा कहाँ है हमारा? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और कोरबा किस नदी के तट पर है? तो महानदी के तट पर है। चलिए, सोन नदी के तट पर भी आपके एमपी में दो है। कौन कौन से हैं? एक तो सिंगरैनी है, एक सुहागपुर है, जो सोन नदी महाघाटी में पाए जाते हैं कोलय खान। और सोन नदी महाघाटी में छत्तीसगढ़ में दो और कोलय खान है, एक आपका रामकोला है, एक तातापानी है। क्लियर है? सोन नदी घाटी में छत्तीसगढ़ में है रामकोला और तातापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्न में से कौन पादप में गोल्जी काय की तरह काम करता है? तो गोल्जी काय की तरह काम इसमें कौन सा करता है बताइए? इसमें डिक्टियोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शेरशाह का मकबरा किस काल में बना था? किस कला में बना हुआ था? शेरशाह का मकबरा बताना है हमें, ठीक है। तो ये किसमें बना था हमारा बताइए? हिंद और फारसी में किसका बना था? हिंद और फारसी में तो हुमायूं का मकबरा था। ठीक है, तो हमारा बच गया कौन सा? हिंद और ईरानी। ठीक है, तो हिंद और ईरानी कला में किसका बना था हमारा? हिंद और ईरानी कला ही था ना, हिंद और ईरानी कला। ठीक है, तो हिंद और ईरानी कला में किसका बना था बताइए? इससे बना था शेरशाह का। और किसका बना था हिंद और ईरानी कला में? एक और खासियत था हिंद और ईरानी कला का, उसमें किसका बना था हमारा? ताजमहल का भी निर्माण हुआ था हिंद और ईरानी कला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पर्यावरण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था पर्यावरण अधिनियम। ठीक है, 1972 में क्या आया था? वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, 1980 में क्या आया था? वन अधिनियम। ठीक है, तो वन अधिनियम आया था 1980 में। और वन्य जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में। और 2002 में क्या आया था हमारा बताइए आप? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर बीच में छोड़ेंगे। ठीक है, लिख करके कमेंट में। 1988 में क्या आया था? राष्ट्रीय वन नीति आया था हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति बोलेगा तो 1988, अगर राष्ट्रीय वन नीति बोलेगा तो 1980। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को हम घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। और विटामिन सी ही वो विटामिन है जो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। ठीक है, और विटामिन बी और सी, बी एंड सी, ये दोनों क्या है? वाटर में सोल्यूबल है। और जो भी वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्या होते हैं? यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जो आवश्यकता से अधिक होता है। तो ठीक है, अब बाकी जो हमारा बी और सी को छोड़कर बच गया डी, ए, ई, के वगैरह, वो सब क्या है? वसा में सोल्यूबल है। और जो भी वसा में सोल्यूबल होगा हमारे, वो बॉडी में स्टोर होगा। ठीक है, तो विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ई की कमी से क्या होगा? प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगा। ठीक है, और आपका डी हो गया, तो इससे क्या होगा हमारा? इसके कमी से हमारे बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता है, जिससे आपका रिकेट भी हो सकता है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमारे शरीर के मसल में कार्बोहाइड्रेट के रूप किस कहां पे स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट
तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, मसल के रूप में स्टोर होता है और लीवर में भी स्टोर होता है, ठीक है। अब जो आप ग्लूकोज देख रहे हैं कहाँ पाया जाता है, अंगूरों में पाया जाता है ग्लूकोज, जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आप लैक्टोज देख रहे हैं, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, गन्ना में पाया जाने वाला ये क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट है, और यही जो है आपका चीनी में भी पाया जाता है, ठीक है। और आपका एक मल्टोज होता है, मल्टोज कहाँ पाया जाता है, अंकुरित अनाज में। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है, कौन सा है हमारा, गैलियम। गैलियम से क्या है, गैलियम तो गलने लगता है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम जो देख रहे हैं इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है और इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से काट भी सकते हैं आप, ठीक है। आप फास्फोरस कहाँ रखते हैं, जल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। आपका सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, तो काष्ठी पेड़ों के संवर्धन से संबंधित है। और रेशम कल्चर किससे है हमारा संबंधित, तो सेरीकल्चर हो, ये सिल्वी वो है सेरीकल्चर, ठीक है। अब मधुमक्खी पालन से कौन सा है, एपीकल्चर, ठीक है। अब मत्स्य पालन से कौन सा, मत्स्य पालन कौन सा है हमारा, पीसी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमोनिया निर्माण के लिए कौन सा विधि यूज किया जाता है, हॉबर विधि। बेसमेंट विधि से किसका निर्माण करते हैं, इस्पात का करते हैं। और संपर्क विधि से किसका करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अभी बताए थे सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। और फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, जल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप लोगों ने इतना अपना इंपॉर्टेंट समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।